तो कल हमने डिस्कस किया था न्यूट्रिनो के इंटरेक्शन के बारे में कार्तिक भैया से, और आज हिमांशु से जानेंगे कि फोटॉन्स का मटेरियल से इंटरेक्शन कैसे होता है और इलेक्ट्रॉन्स का भी साथ में। तो हिमांशु बताइए। तो शुरू करते हैं, पहले चलो चार्ज पार्टिकल से शुरू करते हैं। ठीक है, कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, इंटरेक्शन का मतलब क्या है? चार्ज पार्टिकल किसी मटेरियल के साथ तो उसके पास से गुजरा या फिर उसे मतलब इंटरेक्शन का मतलब ये हुआ कि अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी किसी भी फॉर्म में। इंटरेक्शन, हाँ, इंटरेक्शन मतलब कुछ उसकी वजह से उसको इफेक्ट हुआ, कुछ फोर्स लगा, मतलब इंटरेक्शन। जैसे मान लो मैं चल रहा, मैंने आपको धक्का दिया, वो भी एक इंटरेक्शन। हाँ, कोई बस आ रही है, ऐसी गुजर रही बहुत स्पीड से हमें हवा लगी, हम थोड़ा पीछे हुए, वो भी। तो सिंपल वे में ये कहेंगे कि पोटेंशियल का इफेक्ट पड़े बस उसके साथ। हाँ, क्योंकि चार्ज है तो पोटेंशियल होगा। ठीक है। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल मटेरियल से इंटरेक्ट किया तो क्या होगा? सपोज करो एक एटम है। हाँ, एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। बिल्कुल ठीक है। तो जो न्यूक्लियस है, तो हमें पता है कि न्यूक्लियस बहुत डेंस होता है। मीन्स अगर हम पूरा एटम को लें, अगर हमारा पूरा स्टेडियम, अगर क्रिकेट स्टेडियम की बात करें, तो अगर पूरा क्रिकेट स्टेडियम हमारा एक पूरा एटम है, तो एक क्रिकेट की बॉल वो न्यूक्लियस है। इतना छोटा होगा और बाकी सारा एरिया खाली रहेगा। उस खाली एरिया में इलेक्ट्रॉन्स हैं, घूमते रहते हैं। हाँ, ठीक है, ये लगभग एवरेज है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है? किससे इंटरेक्ट करेंगे? इलेक्ट्रॉन किससे करेंगे? उसके इलेक्ट्रॉन्स का स्पेस ज़्यादा है, न्यूक्लियस तो बहुत कम है। और जो हमारा आ रहा है वो भी चार्ज पार्टिकल है। जो इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहे हैं वो भी चार्ज पार्टिकल है। बिल्कुल। तो चार्ज पार्टिकल के बीच में क्या फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बिल्कुल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होगी। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल आया, मटेरियल के साथ इंटरेक्ट किया, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन एटम के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट किया, इंटरेक्शन में क्या होगा? वो अपनी एनर्जी कुछ इलेक्ट्रॉन्स को देगा। बिल्कुल, ये तो इंटरेक्शन होगा। कोलाइड किया या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगा तो एनर्जी ट्रांसफर हुई। अगर हम और डिटेल में जाएं तो क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन जो है, तो अगर हम और डिटेल में जाएं तो फोटोन का एक्सचेंज करते हैं। हाँ, फोटोन की एक्सचेंज के थ्रू ये फोर्स, मींस फोर्स कैरियर होते हैं। कोई भी फोर्स है तो उसमें कुछ कैरियर होता है, बिल्कुल, जिसके थ्रू वो फोर्स लग रहा होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का कैरियर है फोटॉन्स। हाँ, तो चलो हम समझते हैं, पार्टिकल्स आया, इंटरेक्ट किया इलेक्ट्रॉन से, एटम के इलेक्ट्रॉन से, उसको एनर्जी दी। अब एनर्जी दी, अब डिपेंड करेगा कितनी एनर्जी दी। बिल्कुल। अगर इंटरेक्शन, अगर जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसकी एनर्जी काफ़ी है कि जो इलेक्ट्रॉन, जो एटम है, जो उसके जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन बाउंड है, और उस बाइंडिंग एनर्जी से इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा हुई, हाँ, और वो इंटरेक्ट किया उस इलेक्ट्रॉन से, और उसने इस तरीके का इंटरेक्शन हुआ कि उसने सारी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दे दी। बिल्कुल। और वो एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि उस इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के चला जाएगा। हाँ, होना यही होता है। इलेक्ट्रॉन उसकी बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा हमने एनर्जी दे दी, तो इलेक्ट्रॉन उस एटम से चला जाएगा बाहर। तो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर गया तो एटम में आ गया पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, और एक इलेक्ट्रॉन हमारा वो फ्री हो गया, क्योंकि उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हो गई कि वो किसी सेल में आ ही नहीं पा रहा, सारी सेल से एनर्जी उसकी ज़्यादा है। तो इससे हमारा बनता है इलेक्ट्रॉन आयन पेयर। ठीक है, एक एटम जो था वो आयन बन गया, उससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक हो गया इलेक्ट्रॉन आयन पेयर। और फिर जो इलेक्ट्रॉन इस एटम से निकला था, और उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा मटेरियल को। मटेरियल में एक एटम तो है नहीं, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा, और उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि उसने दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी निकाल दिया, नाइस कर दिया। दो इलेक्ट्रॉन आयन पेयर बने, फिर ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों जा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे कर करके कैस्केड बनता है। तो एक पैरेलल ये चलता रहता है जब तक कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी से कम ना हो जाए। देखो, तो मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन की इतनी ज़्यादा एनर्जी है, वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों में बढ़ गई। बिल्कुल, और एक कैस्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गए, ये होता है। और फिर अगर हमें इस जो हमारा पार्टिकल आया है इसको डिटेक्ट करना है, कैसे डिटेक्ट करेंगे? जो हमें कैस्केड निकला हम उसको डिटेक्ट करेंगे। चार पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स निकले, तो वो उसकी एनर्जी लास्ट तक आते आते बहुत कम हो जाती है। इतनी कम भी हो जाती है लास्ट में जो आयोनाइज हुआ है
वो रिकम्बाइन होने लगते हैं। तो उसको कैप्चर कर लेता है। हाँ, क्योंकि मान लो एटम है, एटम से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दूर नहीं गया, थोड़े दूर ही गया, तो अट्रैक्शन फोर्स तो फिर अट्रैक्शन फोर्स से फिर उसी बाइंडिंग एनर्जी में आ जाएगा। तो हमें उसको सप्रेस करना है कि वो रिकॉम्बिनेशन ना हो, तभी तो हम चार्ज पार्टिकल को डिटेक्ट कर पाएंगे। तो हम एक क्या होते हैं पोटेंशियल लगा देते हैं, इधर पॉजिटिव प्लेट लगा दी, इधर नेगेटिव प्लेट लगा दी, तो जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो रिकम्बाइन ना हो पाए, इसलिए पोटेंशियल लगाए, और वो सारे जो कैस्केड से हमारे इलेक्ट्रॉन बने वो सारे जाएंगे पॉजिटिव, बिल्कुल जो भी हमने मेटल प्लेट लगा रखी है, तो वो आएंगे पॉजिटिव, सिग्नल इंड्यूस होगा, उससे हम डिटेक्ट कर पाएंगे पार्टिकल कौन सा। तो ये जो प्रोसेस तुमने बताई इसको कहते क्या है बेसिकली फिजिक्स के टर्म में? फिजिक्स की टर्म में पूरी प्रोसेस को आयनाइजेशन होगा, आयनाइजेशन होता है, कैस्केड ऑफ आयनाइजेशन होता है, बहुत सारा आयनाइजेशन बेसिकली से आयनाइजेशन कहेंगे। और मतलब एक टर्म और होता है एवलांच। अगर ये बहुत सारे पार्टिकल हो गए और फिर हमने उसको एक मेटल प्लेट पे कलेक्ट कर लिया, तो होगा एक एवलांच हुआ है एक इलेक्ट्रॉन से सारे इलेक्ट्रॉन, एक जो टाइम बहुत नैनो सेकंड में ये सारी चीजें हो जाती हैं, की रेंज बहुत कम है। एक पॉसिबिलिटीज हो गई आयनाइजेशन की, और एक पॉसिबिलिटीज और है बताइए कि अगर इलेक्ट्रॉन्स है एटम में, उसकी सेल्स होती हैं अलग अलग, पहली सेल में इतनी एनर्जी, दूसरी सेल में इतनी एनर्जी, तीसरी सेल में इतनी एनर्जी, तो कोई इलेक्ट्रॉन आया चार्ज पार्टिकल और लोअर एनर्जी स्टेट के पार्टिकल से इंटरेक्ट किया और उसको उसने इतनी एनर्जी दी कि जो उसी एटम के इलेक्ट्रॉन की हायर एनर्जी स्टेट के इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो कि वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी में घूम रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वोल्ट एनर्जी रेंज में घूम रहा है, और अगली वाली की रेंज कुछ मान लो 6 है, हाँ, तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी तो वो बाहर तो निकल नहीं पाएगा, नहीं निकल पाएगा, तो 6 वाली क्या बोलते हैं सेल में चला जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो जाएगा उसमें, एक्साइटेशन हो जाएगा। तो वो जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा वहीं रहेगा कि नीचे भी आएगा वापस? एक्साइटेड अगर इलेक्ट्रॉन पहुंच गया तो जो एटम होता है वो जाता है अनस्टेबल। अच्छा, एक्साइटमेंट में तो कोई भी चीज है वो हमेशा स्टेबल फॉर्म में आना चाहती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी लोअर मतलब लोएस्ट हो, उस वो होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, वहां पे आना चाहिए। तो कुछ टाइम बाद वो इलेक्ट्रॉन फिर से अपनी ओरिजिनल सेल में आएगा, एक ही हो सकता है कि वही आए, कोई दूसरा भी आ सकता है। हाँ, मतलब उसकी एनर्जी लो करनी है, पोटेंशियल एनर्जी की वो एक स्टेट में आ जाए, स्टेबल स्टेट। तो अगर एनर्जी मतलब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन आएगा तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी किसकी फॉर्म में रिलीज होती है? फोटॉन्स की फॉर्म में, तो फोटॉन निकल सकता है। तो ये प्रोसेस डी एक्साइटेशन हो गई। एक्साइटेशन के बाद डी एक्साइटेशन है फोटॉन। अच्छा, तो एक सवाल जनरली ये होता है कि ये जो एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन है, तो जब इलेक्ट्रॉन हायर सेल में पहुंचता है तब वहाँ पर कितने टाइम लगता है? उसका कोई स्पेसिफिक है या फिर जितनी मर्जी उतना ही रहेगा? नहीं, कुछ टाइम होता है इसका, मतलब बहुत एग्जैक्ट जहाँ पर मुझे याद आ रहा है, मैंने लियो में पढ़ा था ये कि 10 टू द पावर माइनस का 8 सेकंड तक रहता है, और जब हम बेटा स्टेबल स्टेट बना देते हैं तो वहाँ पर उसका टाइम बढ़ जाता है, वो 10 टू द पावर माइनस का 3 सेकंड हो जाएगा। तो ये डी एक्साइटेशन का टाइम हो गया। तो ये दो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन्स की मटेरियल से इंटरेक्शन की, आयनाइजेशन और एक्साइटेशन। इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं हम, ये कह सकते हैं कोई भी लाइट चार्ज पार्टिकल। हाँ, लाइट चार्ज पार्टिकल। हैवी चार्ज पार्टिकल की थोड़ा डिफरेंस होती है, क्योंकि हैवी चार्ज पार्टिकल सीधे इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा, तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब इसमें अगर क्या होता है, अगर तुम और मतलब नॉर्मली समझो एक सेम मास की दो चीजें अगर हम दोनों को टकराया तो क्या होता है कि मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर होती है। बिल्कुल। और अगर हैवी है कोई पार्टिकल और लोअर से टकराएगा तो वो उतनी एनर्जी उसको ट्रांसफर मतलब उसके कंपैरिजन में उसके पास कितनी एनर्जी है, उसके कंपैरिजन में मतलब कह सकते हैं कि 1/10 या 1/100 इतनी एनर्जी ट्रांसफर करता है एक पोजीशन। अगर इलेक्ट्रॉन सेम मास की टकरा दे तो उसका जो रेशियो होता है वो एनर्जी ट्रांसफर रेशियो ज़्यादा होता है। तो क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, अगर कोई हैवी पॉजिटिव चार्ज है ना, तो वो अगर हम मटेरियल में देखेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, और स्ट्रेट लाइन में जाते जाते जो आसपास के इलेक्ट्रॉन है उनको एनर्जी देते जाएगा, और ये सारे इलेक्ट्रॉन एक्साइट या फिर आयनाइज होते जाएंगे, इस तरफ ऐसे कैस्केड बनाते जाएंगे। लेकिन वो जो चार्ज पार्टिकल था हैवी वो मतलब वो अफेक्ट नहीं होगा इतना ज़्यादा, मतलब डोमिनेंट इंटरेक्शन उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होगी। अच्छा, तो अगर हम मतलब वापस बैक टू इलेक्ट्रॉन पर आए तो एक और इलेक्ट्रॉन के लिए प्रोसेस होती है ब्रेमस्टालन, जो मैंने पढ़ी है। तो ब्रेमस्टालन कैसे होता है किसी भी मटेरियल में? वो क्या होता है, कोई भी
मतलब है कोई भी चार्ज पार्टिकल में एक्सलेट और डीएक्सलेट होता है तो वो कुछ रेडिएशन निकालता है। तो अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी फील्ड में आया, क्योंकि जो मटेरियल उसमें एटम है, एटम पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, फील्ड में उस फील्ड में आया तो क्या होगा, डीएक्सलेट होगा, तो डीएक्सलेट होगा रेडिएशन निकालेगा, रेडिएशन निकालेगा। तो इलेक्ट्रॉन डीएक्सलेट होता है या एक्सलेट होता है तब भी एक एनर्जी निकालता है, रेडिएशन निकालता है, उसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग रेडिएशन, बट वो किसी मीडियम में होनी चाहिए। हाँ मीडियम। तो न्यूक्लियस का इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन पर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन नहीं होगा, मतलब ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। और हाँ, लेकिन एक चीज़ ये देखने लायक है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, तो उन दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स तो लगेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन लोअर मास का होने के कारण न्यूक्लियस से एक्सीलरेट हो जाएगा और वहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। होता जैसे ये न्यूक्लियस है, हाँ। चार्ज पार्टिकल आ रहा है, इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है डायरेक्ट इसमें नहीं गिर सकता, नहीं गिर सकता, तो ऐसे ऐसे करके डीएक्सलेट हो रहा है, तो ये वाला जो पाथ होता है, इस पूरे पाथ में तो ब्रेनस्टॉर्मिंग रेडिएशन निकालता है। तो एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन है। और अगर फोटोन किसी मटेरियल से इंटरेक्ट करे तो क्या पॉसिबिलिटी होगी उसकी? फोटॉन्स की क्या पॉसिबिलिटीज है? फोटॉन्स सपोज करो फोटॉन्स आए, ठीक है, बिल्कुल, तो क्या है वो ये हो सकता है फोटॉन्स की जैसे प्रोसेस में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। हाँ, मतलब कोई मटेरियल है, पार्टिकल आया और उसने अपनी सारी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को दे दी, और वो सेम मतलब सेम एनर्जी से कह सकते हैं अगर वो बाइंड नहीं है, वरना बाइंडिंग एनर्जी उसकी माइनस कर लो, तो उतनी एनर्जी से फोटोन वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। मतलब जितनी है पहले फोटोन के पास एनर्जी माइनस बाइंडिंग एनर्जी, जितनी उसको निकालने में लग गई, हाँ निकालने और उतनी उसके पास काइनेटिक एनर्जी बच जाएगी माइनस में। सीधी सी बात है, मान लो तुमने आज 50 कैलोरी खाना खाया, तुम्हारे पास 50 कैलोरी एनर्जी स्टोर हो गई, और तुमने 20 कैलोरी का बैडमिंटन खेल लिया, तो तुम्हारे पास 30 बचेगी। बिल्कुल बिल्कुल, और 20 कहाँ चली गई बैडमिंटन? 20 वहाँ चली गई, बिल्कुल ठीक है। तो वही बाइंडिंग एनर्जी है कि उसको जो बाइंड करके इलेक्ट्रॉन को रखे हुए था, हमको उसको निकालने के लिए उतनी एनर्जी दी और बाकी हो गई। तो एक प्रोसेस तो है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से। तो क्या होता है, अगर फोटोन हमें डिटेक्ट करना है तो वो आएगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा, फिर हम उस इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन फिर से मटेरियल में आयनाइजेशन एक्साइटेशन करेगा, वही जो प्रोसेस चल रही है। एक इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट नहीं कर सकते, एक इलेक्ट्रॉन हाँ, वो तो नहीं डिटेक्ट करोगे। एक इलेक्ट्रॉन से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, फिर वो चार्ज जो जनरेट होता है उस चार्ज को यूज करके उससे इंडक्शन होता है, इंड्यूस चार्ज होते हैं प्लेट्स पे, उससे सिग्नल जनरेट होता है। यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन निकाला फोटो इलेक्ट्रिक के थ्रू, और वो इलेक्ट्रॉन फिर से मटेरियल से इंटरेक्ट करेगा, जो पहले हमने इलेक्ट्रॉन की प्रोसेस बताई थी, वही प्रोसेस फिर से होगी। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मतलब हम मतलब ये कैसे कह सकते हैं कि जो फोटोन आया वो अपनी सारी एनर्जी एक ही इलेक्ट्रॉन को दे दी। हाँ, तो ये जैसे अगर हम इस पे बात करें इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, हाँ, और एक होता है एनर्जी ऑफ लाइट, बिल्कुल ठीक है। तो इंटेंसिटी क्या होती है, अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है मतलब उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आइंस्टाइन ने किया था उसके बहुत बढ़िया रिजल्ट आए, उसी से तो पता चला कि ये मतलब ये ऊर्जा के पैकेट्स हाँ, हैं। पैकेट्स हैं। तो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी मतलब एक पर्टिकुलर सपोज करो इंटेंसिटी हमने ली और हमने मटेरियल पे फॉल कराया, बिल्कुल ठीक है, तो उससे इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए, बिल्कुल, ठीक है। तो और हमने उन इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करके देखा कि कितना चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन जुड़ गए। यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि कोई भी एनर्जी के फोटोनों से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा या फिर कोई स्पेसिफिक एनर्जी चाहिए उसके लिए? पहले तो देखो उसकी बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए, जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। थ्रेशोल्ड उस एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं हो जानी चाहिए कि कई बार क्या होता है अगर कि वो उसको बिना इंटरेक्ट करे चले जाए। हाँ, फोटोन की इतनी एनर्जी, अगर फोटोन की एनर्जी ज़्यादा हुई, इतनी ज़्यादा हुई कि दो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की मास से भी ज़्यादा हुई। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 0.5 MeV के अप्रॉक्स। तो अगर इससे ज़्यादा हुई तो एक प्रोसेस और होती है पेयर प्रोडक्शन। अगर इस एनर्जी से ज़्यादा का फोटोन है तो एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है, बिल्कुल। तो वो
दो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन निकालता है। ये पूरा ग्राफ होता है कि मतलब किस एनर्जी, इस तरफ होती है एनर्जी रेंज और इस तरफ होती है कौन सी प्रोसेस, ऐसे बनाते हैं। तो मतलब एक फिक्स कोई थ्रेशोल्ड नहीं कि इस एनर्जी से ज़्यादा का होगा तो ये प्रोसेस होगी, इस एनर्जी से कम का होगा ये प्रोसेस होगी। ये कह सकते हैं कि अगर इस एनर्जी का है तो ये मतलब फोटोइलेक्ट्रिक होने की इतनी % पॉसिबिलिटीज है, कॉम्पटन स्कैटरिंग होने की इतनी % पॉसिबिलिटीज है और पेयर प्रोडक्शन होने की इतनी पॉसिबिलिटीज, और कोई फिक्स नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो मटेरियल की होती है, न कि फोटोन की। हाँ। अच्छा, और इसमें जो अभी तुमने बताया कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद में क्या बताया था, वो इंटेंसिटी पेयर प्रोडक्शन, नहीं अभी पेयर प्रोडक्शन की बात करी तुमने कि तो पेयर प्रोडक्शन को जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ जो तुमने बताया है वो ये है कि एक फोटोन आया, अगर उसकी एनर्जी 1.02 MeV से ज़्यादा है, ठीक है, तो वो जैसे ही मटेरियल से इंटरेक्ट करेगा दो पेयर में बना देगा, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, और फिर से वही आयनाइजेशन और एक्साइटेशन हो जाएगी। यही है। हाँ, ये मैं समझ पा रहा हूँ। ये भी होता है कई बार कि जो पॉजिट्रॉन निकला है वो मटेरियल भी रहेगा, तो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके फिर एक फोटोन जनरेट कर देता है, वो पेयर एनिहिलेशन बोलते हैं उसको। अच्छा, लेकिन हाँ, लेकिन वो दोनों के इंटरेक्शन करने चाहिए। हाँ, उसकी पॉसिबिलिटीज काफी होती हैं, मटेरियल में इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन को निकला है वो हमारा एक्साइटेशन और आयनाइजेशन करके वो हमें रिजल्ट देता है। बिल्कुल। तो अभी हम थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इंटेंसिटी वाले टॉपिक पे। तो इंटेंसिटी क्या किया, जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें इंटेंसिटी बढ़ाई हमने लाइट की, तो हमने क्या रिजल्ट पाया कि मतलब करंट नहीं बढ़ रहा है इंटेंसिटी बढ़ाने में, तो इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं उसकी, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो करंट तो इंक्रीज हो रहा है। बिल्कुल, करंट तो होगा इलेक्ट्रिक हाँ। लेकिन अगर हम एनर्जी बढ़ा रहे हैं उसकी, तो एनर्जी बढ़ाने का क्या मतलब है कि एक मतलब नंबर ऑफ फोटॉन सेम, उनकी एनर्जी बढ़ा दी। बिल्कुल ठीक है, उनकी एनर्जी बढ़ा दी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो उतने ही निकल रहे हैं, हाँ, तो करंट तो उतने ही है, लेकिन अगर हम उन इलेक्ट्रॉन्स को रोकना है तो एक रिवर्स पोटेंशियल होता है, तो उस वो हमें पोटेंशियल ज़्यादा देना पड़ेगा। तो हाँ, इससे हमें पता लगा कि एक फोटोन जो है वो अपनी सारी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को देगा। एक और वर्ड होता है, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, काफी दिन हो गए, कोई पोटेंशियल करके बोलते हैं, तो है निरोधी विभव, जिसे हिंदी में कहते हैं निरोधी विभव और इंग्लिश में कहते हैं स्टॉकिंग पोटेंशियल। हाँ, स्टॉकिंग पोटेंशियल। तो जैसे मैं समझा तुम्हारे मतलब कि एक्सपेरिमेंट तुमने बताया कि हमने इंटेंसिटी बढ़ाई, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिए तो करंट बढ़ रही है, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स सेम रखे और लेट्स से उनकी एनर्जी बढ़ा 200 MeV के फोटॉन्स डाले, ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिले वो काउंट करे, फिर एनर्जी बढ़ा दी, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करे तो वो सेम आ रहे हैं। तो इससे ये प्रूफ हो रहा है कि एक फोटोन जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन को अपनी सारी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। हाँ, तो चलो इस बात तो कॉम्पटन स्कैटरिंग हुआ। हाँ, कॉम्पटन और है, कॉम्पटन में मतलब मटेरियल से इंटरेक्ट कैसे करेगा वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और हिमांशु से बात करके अच्छा लगा, होप आप सबकी नॉलेज में इजाफा हुआ हो। और आज हमने पढ़ा कि कैसे फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स मटेरियल से इंटरेक्ट करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आयनाइजेशन पढ़ा, एक्साइटेशन पढ़ा, देन हमने पढ़ा फोटॉन्स के लिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड पेयर प्रोडक्शन, और यही सारे बेसिक सेल पार्टिकल को डिटेक्ट करने के बेसिस। बिल्कुल, बेसिस यही है, इसी प्रोसेस के थ्रू हम उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब बेसिक यही प्रोसेस रहेगी, चाहे आगे कुछ भी हो, मतलब कितनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए, लेकिन बेसिक प्रोसेस तो यही रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, चलो बाय बाय।